काशी में स्वास्थ्य सेवाओं के सितारों की गैलेक्सी, जो एक सफर है नॉट इन बनारस से लेकर व्हाई नॉट इन बनारस का। आपने जो फेसबुक पे सवाल पूछे थे, उन सवालों को लेकर के हम गैलेक्सी अस्पताल के हृदय रोग विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर अजय पांडे के पास हम आ चुके हैं। डॉक्टर साहब जो है वो उनका बहुत लंबा एक एक्सपीरियंस है हृदय रोग का, पूर्वांचल के जाने माने डॉक्टर हैं और बहुत से लोगों का उन्होंने जो है बहुत सफलता में इलाज किया है। तो डॉक्टर अजय पांडे साहब हमारे साथ हैं और आपके सवालों के साथ हम उनके साथ रूबरू हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार आपका। बहुत से लोगों ने फेसबुक पर आपसे बहुत से सवाल किए हैं, पूछे हैं, तो उनमें कुछ लोग हैं, जैसे एक सवाल है वो सतीश मिश्रा जी हैं वाराणसी के। उन्होंने पूछा है कि उनके पिता जो हैं वो 8 साल से हाइपरटेंशन है और वो कंटिन्यूअस एमलोस 5 करके एक दवा खाते हैं जी। तो बीपी जो क्या इनको कार्डियोलॉजिस्ट से सजेशन लेना चाहिए, मिलना चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं कहूँगा अजय जी, कि जैसे मैंने कई बार अपने इंटरव्यू में भी ये बात लोगों को बताने का प्रयास किया है कि क्या ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीजों को सिर्फ दवा खाते रहना चाहिए या उनको अपने डॉक्टर से नियमित समय पे मिलना भी चाहिए। वास्तव में जब आप दवा खा रहे होते हैं कोई भी, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो या शुगर की हो, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले तो आपको ये देखना है कि आपका ब्लड प्रेशर की दवा खाते हुए आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है कि नहीं। जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है वो 140/90 के नीचे रहता है कि नहीं। तो कभी सुबह के समय सो के उठने के बाद, शाम को रात में सोने से पहले अपना ब्लड प्रेशर नापें, देखें कि ब्लड प्रेशर 140/90 के नीचे है कि नहीं। तो उसमें अगर ब्लड प्रेशर 140/90 के नीचे है तो हम लोग ये मानते हैं कि जो भी दवा आप खा रहे हैं उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। आजकल कुछ नई तकनीकी आ गई हैं जिसको हम लोग कहते हैं 24 आवर एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग, जो कि एक अच्छी विधि है जिससे कि ये मालूम चलता है कि आपका ब्लड प्रेशर 24 घंटे के अच्छी तरह कंट्रोल में था कि नहीं। उसके लिए हम अपने मरीजों को एक बीपी का इंस्ट्रूमेंट हाथ में बांध देते हैं जो कि आपके कमर में बंधा रहता है और वो बीच बीच में घंटे 2 घंटे पे आपका बीपी ऑटोमेटिकली चेक करता रहता है और बाद में हम लोग उसको कंप्यूटर से डाउनलोड करके देख लेते हैं कि दिन के समय में कितना ब्लड प्रेशर रहा, रात के समय में कितना ब्लड प्रेशर रहा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जानना कि क्या आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है जो दवा आप खा रहे हो उससे या नहीं। दूसरी बात ये है कि जो लोग ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे होते हैं, हमें न सिर्फ उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, यह भी जानना है कि उस ब्लड प्रेशर के कारण उनके हार्ट पे कोई बुरा असर तो नहीं आ रहा है, उनका हार्ट मोटा तो नहीं हो गया है। तो हमें उनके हार्ट का नियमित रूप से उनका ईसीजी या इको टेस्ट साल 2 सालों पे कराते रहना चाहिए। उनका कोलेस्ट्रॉल कितना है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब जो बीमारियां हैं ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की प्रक्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, उसको बढ़ावा देती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लंबे समय से अनकंट्रोल्ड है तो आपको हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक, ब्रेन की बीमारी या किडनी ख़राब होने की बीमारी होने के रिस्क होते हैं। तो आपको नियमित रूप से अपने डॉक्टर से मिलके अपना किडनी फंक्शन टेस्ट करना ज़रूरी होता है, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करना ज़रूरी होता है कि क्या आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल कंट्रोल की रेंज में है, जिस रेंज में हम लोग रखना चाहते हैं। आजकल के समय में हम लोग जो एक बुरा कोलेस्ट्रॉल, जिसको कि हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 के नीचे रखना चाहिए। जिन लोगों को भी ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी है तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको हम लोग नीचे कंट्रोल में रखते हैं। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम लोग थोड़ा ऊपर रखने की प्रक्रिया में रखते हैं। तो इसके लिए हम लोग को कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स भी देनी पड़ती हैं। तो आपके पिताजी को सतीश जी ना सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल चेक करना है, उनका 24 आवर ब्लड प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं ये देखना है। ये देखना कि क्या ब्लड प्रेशर के कारण उनके हार्ट पे कोई बुरा असर तो नहीं आ रहा है, उनका ब्लड प्रेशर के कारण उनका हार्ट मोटा तो नहीं हो रहा है, उनका किडनी फंक्शन कैसा है, उनका कोलेस्ट्रॉल कैसे हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है कि नहीं है। कई बार कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर के अलावा साथ ही साथ हाई ब्लड शुगर की भी बीमारी हो सकती है। तो उनका ब्लड शुगर हर साल में एक बार कम से कम, जैसे हम लोग हर वर्ष में अपने इनकम टैक्स सबमिट करते हैं या अपने लाइसेंस रिन्यू करते हैं, वैसे हमें अपने शारीरिक
जो परिस्थितियां हैं, आपने जो हेल्थ के चेकअप की जो हम लोग बात करते हैं, अगर आपकी कोई भी बीमारी है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, एटलीस्ट 1 साल में एक बार उसका पूर्ण रूप से निदान और उसका परामर्श डॉक्टर से अवश्य लेना चाहिए। और सिर्फ लगातार एक दवाई खाते रहना कोई बुरी बात नहीं है। एक दवाई खाते रहने से अगर आपका ब्लड प्रेशर दवा से कंट्रोल है तो अच्छी बात है, किंतु उसके साथ आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है जानना ज़रूरी है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, आपका किडनी फंक्शन कैसा चल रहा है वो जानना ज़रूरी है, आपका हार्ट फंक्शन कैसा चल रहा है वो जानना ज़रूरी है। और ब्लड प्रेशर जो एक साइलेंट किलर है जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि ब्रेन पे, आँख के पर्दे पे, किडनी पे, हार्ट पे बुरा असर डालती है, तो क्या उस ब्लड प्रेशर का आपके इन सारे जंगों पे कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, उसको जानना और पहले ही उसको चेक कर लेना या कंट्रोल कर लेना आज के समय में आवश्यक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके किडनी पे बुरा असर आ रहा है और आपका किडनी फंक्शन डिटोरिएट हो जाए, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएं तो पता चलेगा कि आपको किडनी फंक्शन डिटोरिएट होने के कारण डायलिसिस पे जाने की अवस्था आ जाती है। लेकिन अगर आपने अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया, किडनी फंक्शन अगर डिटोरिएट हो रहा है तो उसको भी आप नियमित करके कंट्रोल करके दवाइयों से उसको आगे लंबे समय तक अपनी किडनी को बचा सकते हैं। ना बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। तो उम्मीद करते हैं कि सतीश जी, आप डॉक्टर साहब ने आपको बहुत तफसील से समझाया और अब आपके मन के जितने भी सवाल होंगे वो ख़त्म हो गए होंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल है भावना निधि शर्मा का, इलाहाबाद से हैं, उन्होंने सवाल किया है कि पहला उन्होंने पूछा है कि डॉक्टर को कितने दिनों के बाद दिखाना चाहिए। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि किस बीमारी में कितने दिनों के बाद दिखाना चाहिए, लेकिन उन्होंने रूटीन के लिए पूछ लिया। दूसरा उन्होंने पूछा कि ईसीजी करवाना क्या हमेशा ज़रूरी होता है? जी, पहला सवाल जो भावना जी आपका ये है कि डॉक्टर को कितने दिनों पे दिखाना चाहिए, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपके मरीज की शारीरिक स्थिति अभी कैसी है। कई बार कुछ हमारे मरीज अनस्टेबल होते हैं, उनको जैसे मान लीजिए बार बार छाती में दर्द हो रहा है, बार बार सांस फूल रही है, उनके बीपी अप डाउन हो रहा है, तो ऐसे में तो हम ऐसे मरीजों को हफ्ता भर 10 दिन पे भी देखने के लिए चाहते हैं। लेकिन अगर एक बार उनकी दवाइयाँ सेटल्ड हो चुकी हैं, उनके ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बाकी अन्य चीज़ें अगर उनके स्थिर अवस्था में हैं, तो हम लोग उनको कोई अगर बीच में प्रॉब्लम नहीं आती तो 3 से 6 महीने हम लोग कहते हैं अपने सारे मरीजों को कि मिनिमम 3 महीना, मैक्सिमम 6 महीने में एक बार अपने डॉक्टर को रेगुलर विजिट ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि इससे लंबा समय होने पर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर में, आपके शारीरिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो रहे होते हैं। उस समय हो सकता है कि आपकी दवाइयों को कम करना हो, आपकी दवाइयों को बढ़ाना हो, या कोई और चीज़ें चेक करनी हो आपकी, तो इसलिए मिनिमम 3 से 6 महीने में ऐसा करना चाहिए। जहाँ तक रही बात कि आपके क्या हर समय ईसीजी की ज़रूरत पड़ती है हर बार डॉक्टर को दिखाने के लिए, शायद इस सवाल का जवाब ये है कि यह मरीज के आधार पे निर्भर करता है। जैसे अगर किसी मरीज़ की हृदय की गति अनियंत्रित रहती है, कभी उसकी हृदय गति धीमी, कभी तेज़, या कभी उसको छाती में दर्द आया, या कोई भी ऐसे नए सिम्टम आते हैं, तो हम लोग ज़रूर उनका ईसीजी करके देखना चाहते हैं। क्योंकि ईसीजी आज के समय में, जैसे हम लोग स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं अपने कान से हृदय की गति को सुनने के लिए, वैसे आज के समय में ईसीजी मरीज़ की हृदय की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको डिस्प्ले करती है, और वो एक डॉक्यूमेंट होता है हमारे सामने। और कई बार हम लोग प्रीवियस डॉक्यूमेंट से इस डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि समय के साथ, दवाइयों के साथ, कई बार कुछ दवाइयाँ हम लोग ऐड करते हैं मरीज को, उससे भी ईसीजी के ऊपर परिवर्तन आते हैं। बहुत सारी ऐसी भी दवाइयाँ हैं जिनके कारण हमारे ईसीजी में ऐसे परिवर्तन आते हैं कि हमें अगर दूसरी दवाई कोई ऐड करनी हो तो हमें ईसीजी को देखना ज़रूरी होता है। तो ये मरीज़ के आधार पर निर्भर करता है। वस्तुतः सारे मरीजों को हर बार ईसीजी करने की आवश्यकता नहीं होती है, हम लोग कभी करते भी नहीं हैं। लेकिन हार्ट के मरीजों को, जिनको कुछ ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं जो ईसीजी के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से उनको करने का, क्योंकि एक वो सस्ता और आसान टेस्ट है जो लगभग सभी जगहों पे होता है, और उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है मरीज़ के बारे में, तो इसको हम लोग रिकमेंड करते हैं कई बार। तो उम्मीद करते हैं भावना जी आपके सवाल का पूरी तरीके से जवाब मिल गया होगा। अब डॉक्टर साहब, एक हर्षित शुक्ला हैं वाराणसी से जी, वो जानना चाहते हैं कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या होता है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। बड़ा ही उचित सवाल हर्षित जी आपने पूछा है, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये धारणा होती है कि एंजियोग्राफी जो होती है वो हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किस तरीक़ा की होती है। तो देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एंजियोग्राफी हार्ट की नसों को चेक करने की एक जांच है, वो कोई इलाज नहीं है। चाहे एंजियोग्राफी आप शरीर के अंदर तार डाल के हार्ट की नसों तक पहुँचा के उस तार को उसके द्वारा इंजेक्शन दे के हार्ट की नसों का एंजियोग्राफी करें, या सीटी स्कैन की विधि द्वारा करें। नॉर्मली हम लोग किसी भी व्यक्ति में जिसमें हार्ट अटैक हुआ है
जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको हमें आगे कोई एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करने की आवश्यकता महसूस होती है, ऐसे लोगों को हम लोग सीटी एंजियोग्राफी करने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि सीटी एंजियोग्राफी एक तरह का स्टिल फिल्म है। जैसे आप वीडियो फिल्म देखते हैं और एक स्टिल फिल्म देखते हैं, तो स्टिल फिल्मों को, कई स्टिल फिल्मों को मिला के आप उसका वीडियो बना सकते हैं। वैसे जो सिने एंजियोग्राफी होती है, जो कि हम लोग कार्डियक कैथ लैब नामक मशीन में करते हैं, वहाँ हम तारों द्वारा हार्ट की नसों तक पहुँचते हैं, हाथ की नस या पैर की नस से, और वहाँ जाके इंजेक्शन देते हैं और हार्ट की नसों में ब्लड के प्रवाह को सिने रूप में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि कहाँ पे, किस जगह पे, किस एंगल है, डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। सीटी एंजियोग्राफी एक तरह से दूसरी तरह का टेस्ट है, वो भी एक एंजियोग्राफी है। इसमें एक तो दवाई की मात्रा नॉर्मल जो हम लोग देते हैं उससे ज़्यादा मात्रा में देनी होती है। उसमें हम लोग 100 ml डाई एक साथ पुश करते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें ये सारे मरीजों के लिए उचित नहीं होती है। सीटी एंजियोग्राफी ये उचित होती है उन लोगों के लिए जो यंग हैं, जैसे जिनमें हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि इनको हार्ट की नसों में रुकावट हो सकती है। ऐसे लोगों में सीटी एंजियोग्राफी एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह यूज़ किया जाता है और ये वॉक इन टेस्ट होता है। हम लोग सीटी स्कैन की जैसे नॉर्मल जाते हैं, करा के चले आते हैं, तो ये सीटी स्कैन में जाके हम लोग ये करा सकते हैं। उसके लिए बहुत आवश्यक होता है कि आपकी हृदय गति रेगुलर होनी चाहिए, हृदय गति कंट्रोल होने चाहिए। फास्ट रेट वाले या हृदय गति फास्ट मरीजों को हम नहीं कर सकते हैं। दोनों ही मरीजों को कुछ दवाइयों से अगर एलर्जी है, जो आयोडीन कंट्रास्ट होते हैं, अगर उनसे एलर्जी है तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सीटी एंजियोग्राफी एक तरह से स्क्रीनिंग एंजियोग्राफी है, जो कि जिन लोगों में हम लोग समझते हैं कि ये लो रिस्क पेशेंट हैं, इनको हमें आगे एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी सब की जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और कई बार आज के समय में मरीज़ ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर साहब हमारी हार्ट की नसें पूरी तरह क्लियर हैं कि नहीं, ये आप हमें बता दें। तो बाकी और टेस्टों से ये बताना मुश्किल होता है, एंजियोग्राफी टेस्ट ही इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सीटी एंजियोग्राफी टेस्ट ऐसे में हम लोग उसका उपयोग करते हैं और एक ये स्क्रीनिंग टूल की तरह, क्योंकि ये हमें बता देता है। और एक ओपीडी टेस्ट रहता है, तो उसमें ये बता देता है कि आपके हार्ट की नसें बिल्कुल क्लियर हैं या उसमें कोई माइनर ब्लॉकेज हैं। माइनर ब्लॉकेजेस को डिफ्रेंशिएट करने में कई बार इसमें दिक्कत होती है। तो हम लोग ये कहते हैं कि सीटी एंजियोग्राफी यंग लोगों के लिए, जिनमें कि हमें हार्ट की बीमारी रूल आउट करनी है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह एक इम्पॉर्टेंट टूल है, एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट है, हम लोग भी उपयोग करते हैं। बट ऐसे मरीज़ को जिसको हार्ट अटैक हो चुका है, जिसकी हमें आगे एंजियोग्राफी के बाद ये डिसीज़न लेना है कि इनका हमें दवा पे रखना है, इनकी एंजियोप्लास्टी करनी है या बाईपास सर्जरी को भेजना है, ऐसे मरीजों के लिए सीटी एंजियोग्राफी एक उचित टेस्ट नहीं है। क्योंकि अगर आप इनका सीटी एंजियोग्राफी करेंगे, उसका खर्च भी काफ़ी आता है, 9-10 हज़ार रुपये। दवाई भी शरीर में 100 ml जाती है और उससे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और हमें फिर से दोबारा तार डाल के एंजियोग्राफी करने की आवश्यकता होती है। तो उन मरीजों के लिए ये उचित टेस्ट नहीं मानते हैं। एक स्क्रीनिंग टूल की तरह डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने, आपके सवालों के जितने जवाब थे, उम्मीद करते हैं कि वो सब जवाब आपको मिल गए होंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद कि आपने, जिन लोगों ने, जो दर्शकों ने जो फेसबुक देख रहे थे, उन लोगों ने जो सवाल किए थे, उनके सवालों का पूरे तफसील से आपको जवाब मिला होगा। हृदय रोग विभाग के सभी डॉक्टरों ने आपके सवालों का जवाब दिया है। आपको अगर अभी भी कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और सवाल हैं, तो बिना झिझक आप फेसबुक पेज के इनबॉक्स में अपने सवाल लिख भेजिए। आपके सवालों को जवाब लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे, हृदय रोग से संबंधित भी हाजिर होंगे और दूसरे विभागों के सवाल भी गैलेक्सी का जो पेज है उस पर पोस्ट होगा, उसे आप देखते रहिए। और उसके जो संबंधित रोग से संबंधित जो सवाल है, वो जब आप आएंगे तो उसके बारे में जब आप पूछेंगे तो हम आपके पास इसी तरीके का समाधान लेकर के आएंगे। क्योंकि सावधानी और पहले से अलर्ट रहना ही किसी भी रोग से बचने का एक सबसे मुफीद तरीका होता है। तो नमस्कार। हम हैं डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। डॉक्टर्स की गैलेक्सी। सेवा हमारा धर्म। सेवा हमारा धर्म। और आपकी सेहत ही हमारा सरोकार। आधुनिक सुविधाओं से लैस पूर्वांचल का सबसे जाना माना हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल, महमूरगंज, वाराणसी।